तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम जिस केस फाइल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं वो रांची की एक बेहद डॉक्यूमेंटेड और सच कहूं तो काफी खौफनाक 1992 की पैरानॉर्मल केस फाइल है। एक ऐसी घटना जो साइंस और उस अनजानी दुनिया के बीच की लाइन को एकदम धुंधला कर देती है। इस केस फाइल के शुरू में ही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी परिवार का नया बना हुआ एकदम परफेक्ट ड्रीम हाउस अपने अंदर एक बहुत ही काला और भयानक रहस्य छुपाए बैठा हो। द रांची ड्रीम हाउस, पहाड़ियों पर एक आशियाना। हमारी ये केस फाइल इसी घर के निर्माण के साथ शुरू होती है। बात 1992 की है। अपने एक सफल करियर के बाद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने रांची के बाहरी बिल्कुल शांत पहाड़ी इलाके में एक बहुत ही शानदार मल्टी लेवल घर बनवाया। हर कोई इस नए आशियाने में एक नई शुरुआत और शांति भरी जिंदगी के सुनहरे सपने देख रहा था। इस विशाल घर में कुल मिलाकर 5 बेडरूम थे। अब क्योंकि घर काफी बड़ा था, इसमें से एक कमरे को गेस्ट रूम बना दिया गया। लेकिन मेहमानों का आना जाना उतना होता नहीं था, तो ये कमरा ज्यादातर वक्त बंद ही रहता था और बड़ा होने की वजह से रोज इसकी साफ सफाई भी नहीं हो पाती थी। बस एक खाली बंद कमरा। द गेस्ट रूम एनॉमली, एक अनजाना चुंबकीय खिंचाव। यहीं से हमारे सामने इस केस फाइल की पहली बड़ी चेतावनी आती है। उस घर में रहने वाली 19 साल की नीतू के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। वो घंटों तक उस खाली बंद गेस्ट रूम में अकेले वक्त बिताने लगी। वहां कोई टीवी नहीं, रेडियो या किताब नहीं थी। एकदम बोर करने वाला खाली कमरा। और जब भी उससे इस बारे में पूछा जाता तो वो बस सवालों को टाल देती। कोई साफ जवाब नहीं मिलता। और ये अजीब बर्ताव ना एक दिन अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। इस टाइमलाइन को देखिए। सुबह 8 बजे नीतू उस कमरे में गई। दोपहर 1 बजे लंच के लिए दरवाजा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं। वक्त बीतता गया। आखिरकार रात के 10:30 बजे, पूरे 14 घंटे बाद, घबराए हुए परिवार को मजबूरी में दरवाजा तोड़ना पड़ा। जब दरवाजा टूटा तो अंदर का नजारा सच में दिल दहला देने वाला था। नीतू एकदम ब्लैंक, बिना पलकें झपकाए दीवार को घूरे जा रही थी। उसका हल्के नीले रंग का कॉटन सूट पूरी तरह से उसके आंसुओं से भीग चुका था। वो बिना एक भी आवाज किए लगातार रो रही थी, एकदम शांत, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। अ मेडिकल मिस्ट्री, साइंस वर्सेस द अनसीन। जैसे ही घबराए हुए परिवार ने उसे छुआ, नीतू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा था। एक तरफ सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स कह रही थी कि उसका हार्ट रेट, उसकी नर्व्स, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। इलाज के नाम पर उसको सिर्फ सलाइन चढ़ा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ नीतू की असलियत कुछ और ही थी। अचानक बेहोश होना, सांस घुटना और भयानक शैतानी परछाइयों का दिखना। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अस्पताल में अगली रात जब उसको होश आया तो वो बहुत अग्रेसिव हो गई और बस घर जाने की जिद करने लगी। घर वापस आकर भी हालात नहीं सुधरे। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अगले 7 से 8 दिनों तक वो लगभग बिना खाए सिर्फ पानी और हल्के लिक्विड्स पर ही जिंदा रही। जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो नीतू ने एक ऐसी बात बताई जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उसने बताया कि वो उस खाली कमरे में कभी जाना ही नहीं चाहती थी, पर एक अदृश्य ताकत उसके दिमाग को वहां जाने पर मजबूर करती थी। ये किसी कंप्यूटर के हाईजैक किए गए मदरबोर्ड की तरह था, जहां कंट्रोल उसका नहीं, किसी और का था। द स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन, पिता का एहसास और गुरुजी का आगमन। इस खौफनाक खुलासे के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़का गया। दरअसल नीतू के पिता खुद एक साधक थे जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान था। उन्होंने अचानक अपने बचपन के कुछ सुपरनैचुरल अनुभवों को याद किया और समझ गए कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। उन्होंने बिना देरी किए इस अदृश्य खतरे से निपटने के लिए एक शक्तिशाली गुरुजी को मदद के लिए बुला लिया। गुरुजी ने आते ही पूरा घर चेक किया और एक बेहद कठिन अनुष्ठान शुरू करवाया। पूरे परिवार को ठीक रात 12 बजे दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना था और बिना रुके इस अनुष्ठान को आखिरी तक चलाना था। इस अनुष्ठान का आखिरी हिस्सा ब्रह्म मुहूर्त में पूरा हुआ। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ये सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का वो पवित्र समय होता है जो आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। और इसी सटीक वक्त पर गुरुजी उस असली खतरे को देख पाए जो उस घर में छिपा था। अनुष्ठान खत्म होते ही गुरुजी ने जो बताया वो किसी को भी डरा दे। उस घर में एक नहीं बल्कि 2 एंटिटीज मौजूद थीं।
एक औरत और उसके बेटे की बेचैन आत्माएं। ये ताकतें उस परिवार को किसी भी तरह उस घर से बाहर निकालना चाहती थीं और उनका मेन टारगेट था नीतू की जान लेना। द फाइनल एक्सोर्सिज्म, जान बचाने की लड़ाई, क्योंकि उस एंटिटी ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हमला करने का फैसला कर लिया था। गुरुजी ने सेफ्टी के लिए नीतू को एक ताबीज दिया था, पर एक रात सोते वक्त वही ताबीज उसका गला घोटने लगा। सांस रुकी तो उसने ताबीज उतारकर तकिए के नीचे रख दिया, पर जैसे ही वो सेफ्टी रिंग टूटी, उस चुड़ैल ने डायरेक्ट फिजिकली अटैक कर दिया। वो नीतू की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। उस आखिरी पल में अपनी जान बचाने की एक हताश कोशिश में नीतू ने मन ही मन बजरंग बली का ध्यान किया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर तकिए के नीचे रखे उस ताबीज को छू लिया। ताबीज को छूते ही वो एंटिटी धुएं में बदल गई और फिर आधी रात के अंधेरे में ही इमरजेंसी लैंडलाइन से गुरुजी को कॉल मिलाई गई। इसके बाद गुरुजी वापस आए और एक बहुत बड़ा प्योरिफिकेशन रिचुअल किया गया। तब जाके वो भयानक सच सामने आया जो उस जमीन से जुड़ा था। ड्रीम हाउस बनने से पहले वहां एक झोपड़ी थी जिसमें वो औरत और उसका बेटा रहते थे। किसी ने उन दोनों का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था और उनकी बॉडी उसी जमीन के ठीक नीचे दफना दी गई थी। उन आत्माओं को आज भी यही लगता था कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। आखिरी शांति उपायों और शुद्धिकरण के बाद जाकर उन आत्माओं को मुक्ति मिली और परिवार सेफ हुआ। लेकिन सोचिए, आज 34 साल बाद भी 1992 की वो दहशत नीतू की यादों में बिल्कुल ताज़ा है। उसने बताया कि उस चुड़ैल का चेहरा उसको ऐसे याद है जैसे ये सब 34 साल नहीं बल्कि सिर्फ 34 मिनट पहले हुआ हो। तो ये पूरी केस फाइल आखिर में सोचने के लिए एक काफी गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारी इमारतें किसी भूले बिसरे इतिहास के ऊपर बनी होती हैं, तो इस वक्त आज रात हमारे अपने घर के फर्श और बंद दरवाजों के नीचे अतीत की कौन सी अनदेखी और अनसुलझी परतें छिपी हो सकती हैं? यह सवाल वाकई काफी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।